सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए एक बार पुनः स्वागत करते हुए आपको ले चल रहा हूँ कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता मेघ आए के अग्रिम अंश की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पूर्व अंश को और उसके भाव को आपको समझाने का एक लघु प्रयास मेरे द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। उम्मीद है कि अवश्य आपने उसे समझा होगा और समझते हुए हृदयंगम किया भी होगा। आइए आज एक बार पुनः एक संक्षिप्त परिचय पूर्वांश का लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अग्रांकित पंक्तियों के भाव को समझने का एक प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व पंक्तियों में जैसे आपने देखा कि कवि ने किस तरह से बादलों के आसमान पर छा जाने पर जो एक ग्रामीण उल्लास है, गांव के प्रत्येक नागरिक में, गांव के प्रत्येक वासिंदे में जो एक उल्लास और एक हर्ष और एक उत्साह का माहौल है, वह आपने देखा। कवि ने क्या कहा देखिए कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो देखिए मेघों का आगमन और उस आगमन के साथ ही जो ग्रामीण हलचल है, गांव में जो एक उल्लास है, गांव के प्रत्येक वासिंदे के हृदय के अंदर जो एक कौतूहल है और जो एक उत्साह है, वह वास्तव में देखते ही बनता है। क्योंकि गांव के, आप देखिए, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि पर निर्भर रहता है। तो कृषि की उपज के लिए निश्चित रूप से जल की आवश्यकता होती है। आज और पूर्व काल में काफी अंतर रहा है। आज सिंचाई के तरह तरह के संसाधन हमारे समक्ष मौजूद हैं, लेकिन इससे पूर्व काल में अगर हम जाएं तो हम एकमात्र पानी के संसाधन के रूप में बारिश को ही एक प्रमुख हेतु मानते हैं, और एक प्रमुख कारण सिंचाई का जो साधन है वह वृष्टि जल ही है। तो इसलिए बादलों का आगमन प्रत्येक परिवार के बीच या प्रत्येक गांववासी के बीच एक उल्लास और उत्साह को जागृत करता है, क्योंकि सबको उम्मीद है कि बादल अब आसमान पर आ गए हैं तो निश्चित रूप से बरसेंगे, और जब बरसेंगे तो नदी, तालाब, खेतों में हरी भरी लहराती हुई फसलें सब एक बार उत्साह में निमग्न हो जाएंगी और पानी से सब कुछ जलमग्न होगा। पुनः से एक बार जो गर्मी की ऋतु से, ताप से जो तप्त थे, वो सारा ताप दूर होगा। एक खुशहाली का माहौल पूरे वातावरण में छा जाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस खुशी को व्यक्त करते हुए कवि ने ग्रामीणों के उल्लास को यहाँ पर चित्रित किया। और कवि कहता है कि देखिए मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ ऐसे आए हैं बंठन के संवर के, जैसे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। और जब आसमान पर बादल छाते हैं तो उससे पूर्व एक सूचना देने के निमित्त से, जैसे कि क्या चलने लगती है, बयार चलने लगती है। तो ये बयार भी प्यारे विद्यार्थियों अपने आप में एक प्रतीक है। पूरी कविता प्रतीकात्मक है। यहाँ हर एक शब्द अपने आप में एक प्रतीक के रूप में व्यक्त हुआ है। तो यहाँ देखिए, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब बादल आसमान पर आच्छादित होते हैं पूरे नवमंडल में, तो उनके आने से पूर्व धीरे धीरे एक मंद मंद बयार चलने लगती है, एक शीतल हवा चलने लगती है। वह हवा एक तरह से देखिए, जैसे जब गांव में कोई पाहुन आता है और उस पाहुन की आने की, उसको आता हुआ देख करके सबसे पहले जब किसी ग्रामीण बाला की नजर, ग्रामीण युवती की नजर उस पर पड़ती है, तो वह उत्साह के कारण और एक जो एक उल्लास है कि गांव में कोई अतिथि का आगमन आज हो रहा है, उस, देखिए गांव की संस्कृति वाकई आप जानते हैं कि अतिथि देवो भव, इसका अगर जीवंत और साक्षात उदाहरण अगर हमने देखना है तो वाकई में ग्राम्य संस्कृति में हमको ये सब कुछ मिलता है। वहां अतिथि को देवतुल्य समझा जाता है, माना जाता है, और उसी तरह से उसके प्रति व्यवहार भी किया जाता है। तो वह ग्रामीण संस्कृति में इस तरह से किसी शहरी पाहुन, शहरी दामाद को आता हुआ देख करके, जैसे वो ग्रामीण युवती आगे आगे खूब नाचती गाती हुई, खूब उल्लास के साथ, अरे आज तो मेरे घर पे ये आ रहे हैं, हमारे गांव में इस तरह का मेहमान, इस तरह के दामाद पधारने वाले हैं, उनकी सूचना देने के लिए जैसे गांव के बीच भागती हुई चली जाती है। बस इसी रूप को
कवि ने बयार के माध्यम से व्यक्त किया है। तो जब बादल आसमान पर छाते हैं तो बस आगे इठलाती बलखाती हुई एक तरह से कभी मंद कभी तीव्र ऐसे एक प्रवाह के साथ वायु का वेग एक बयार चलने लगती है। साथ ही दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब शहरी मेहमान जब गांव में पधारता है तो उसको निहारने के लिए, उसके सज्जित रूप को देखने के लिए और उसके इतने दिनों के बाद जब वह गांव में पधारा है तो उसके स्वरूप को निहारने के लिए जिस तरह से गांव के प्रत्येक आबाल वृद्ध अपने अपने दरवाजे से अपनी अपनी खिड़कियों से उसे निहारने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक वैसा ही माहौल आज बादलों के आगमन पर है। आसमान पर आच्छन्न बादल को देखने के लिए गांव की प्रत्येक युवती, गांव की प्रत्येक बाला, गांव के प्रत्येक युवक, गांव के प्रत्येक वृद्ध, हर कोई अपनी अपनी तरफ से उन बादलों को निहारने के लिए आतुर है, क्योंकि बादल आएंगे, बरसेंगे, फिर से एक खुशहाली का, एक खुशी का माहौल पूरे परिवेश में, पूरे वातावरण में होगा। इस भाव को कवि ने इन पंक्तियों में पिरोया है। और पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि ने इस भाव को यहाँ पर रखा। और मेघों का सजा सवरा हुआ रूप ही क्या है कि उनका आसमान पर जब वह काले काले बादल और सांवले वर्ण के बादल जब एक तरह से पानी से लबालब भरे हुए से दिखाई देते हैं और ये मालूम पड़ जाता है कि अब बस ये बरसने वाले हैं, यही उनका सजना संवरना है, यही उनकी शोभा। बादल बरसने वाले बादल की ही शोभा देखने लायक होती है, उसी से वह एक संगारित रूप वाला माना जाता है। तो आगे देखिए कवि क्या कहता है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े पंठन के संवर के। तो देखिए कवि आगे क्या कहता है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब बादलों का आगमन नभमंडल पर हुआ तो देखिए प्राकृतिक परिवेश में, प्रकृति की संरचना में देखिए पेड़ भी हैं, विभिन्न प्रकार की लहलहाती फसलें भी हैं, नदियां भी हैं और आंधी भी है, धूल भी है, विभिन्न प्रकार की ये जितने भी प्राकृतिक अवयव हैं इनमें भी एक विशेष उत्साह और एक विशेष उल्लास रहता है। क्योंकि बादल जब आते हैं तो पेड़ वाकई में अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं कि वो हिलने डुलने लगते हैं। उनको भी ये एक जल प्राप्ति की आशा होती है और उस जल को प्राप्त करके भी वह भी इठलाने बलखाने लगते हैं। उनमें एक खुशी का जो माहौल है उसको भी व्यक्त करते हुए कवि ने प्राकृतिक जो एक खुशहाली है उसका एक सजीव चित्रांकन इन पंक्तियों के माध्यम से किया। और देखिए कवि क्या कहता है कि पेड़ झुक झांकने लगे। देखिए झौ झौ का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं, झौ वर्ण 2 बार आवृत्त हो रहा है, आप देख रहे हैं अनुप्रासात्मकता। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब ये गर्दन उचकाना मानवीकरण देख रही, प्रत्येक पंक्ति में आपको मानवीकरण अलंकार की छटा, गर्दन उचका उचका करके देखना, यह तो हम मानोचित धर्म है, किंतु यहाँ पेड़ों पर इसको आरोपित किया गया है तो आप समझ सकते हैं ये मानवीकरण अलंकार है। तो पेड़ झुक झांकने लगे। जैसे ही आसमान में बादलों का आगमन हुआ और मंद मंद गति से बयार चलने लगी और बयार जब चलने लगी तो पेड़ इधर उधर हिलने डुलने लगे और पेड़ों का इधर उधर हिलना और काफी जो उनमें एक झुकाव सा बना रहता है, फिर उठते हैं फिर झुकते हैं, ये जो आरोह अवरोह एक तरह से आंदोलयमान जो ये पेड़ होते हैं, तो उसको देख करके कवि की मन में एक कल्पना जागृत हुई। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाहुन को देखने के लिए गांव के जो ग्रामवासी हैं वह गर्दन उचका उचका करके, गर्दन उठा उठा करके देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन जो है, कैसा जो है, किस रूप को लिए हुए है, कैसा बन करके आया है, क्या पहन के आया है। ये तरह तरह के मन में एक प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों की समाधान के लिए एक तरह से उसको उचका उचका कर करके, गर्दन उठा उठा करके देखने का प्रयास करते हैं। अपनी लालसा को शांति के लिए, अपनी जो तीव्र एक उत्कंठा रहती है उसके समन के लिए एक तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक वैसे ही वातावरण प्रकृति के बीच कवि ने कहा, क्या कहा कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। बहुत दिनों के बाद, एक साल भर के बाद, साल भर के अंतराल में जब वर्षाकालिक मेघों का आगमन हुआ तो पेड़ों की एक अद्भुत छटा है। पेड़ खुशी के माने इतराने लगे, इधर उधर हिलना डुलना ही उनका गर्दन उचकाना है। गर्दन उचका उचका करके, गर्दन उचकाना अर्थात गर्दनों को उठा उठा कर करके देखने का प्रयास, बादलों की ओर निहारने का, मतलब बादलों के प्रति अपनी एक तरह से खुशी व्यक्त करते हुए गर्दन उठा उठा करके देखने का प्रयास पेड़ों के माध्यम से किया जा रहा है। तो पेड़ झुक झांकने लगे, कभी झुक रहे हैं और कभी एक तरह से इधर उधर झुकने का ही एक तरह से झांकने का प्रयास कर रहे हैं।
जैसे ग्रामीण, यहाँ पेड़ एक गांववासी का प्रतीक है। जैसे गांववासी पाहुन के आगमन पर उसको देखने का, गर्दन उठा उठा करके देखने का प्रयास करते हैं, बस वही रूप प्रकृति के इस परिवेश में आज बादलों के आगमन पर पेड़ों के माध्यम से भी वही भाव व्यक्त किया जा रहा है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली, इसके बाद देखिए जब पेड़ हिलने डुलने लगते हैं, फिर एक तेज आंधी का प्रवाह होता है, तरह तरह का धूल का एक गुबार उठने लगता है वातावरण में। तेज आंधी के साथ साथ धूल के उस गुबार को देख करके कवि ने एक मनोरम कल्पना प्रस्तुत की और कहा कि धूल का गुबार जब हम देखते हैं तो धूल के गुबार में जो एक छल्ले होते हैं, जो एक गुबार को हम देखते हैं तो वह उसकी बनावट, उसकी रचना, उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है जैसे लगता है कोई घाघरा हो। जैसे घाघरे की आप देख रहे हैं, घाघरा एक जो स्कर्ट नुमा एक आवरण है, एक परिधान है। उस परिधान में जिस तरह से बुटीक बने होते हैं, बस उसी रूप को कवि ने साकार करते हुए यहाँ पर दिखाया। और कवि कहता है कि जैसे कोई गांव की युवती, यहाँ धूल एक गांव की एक उत्साहित युवती का प्रतीक है, जो बिल्कुल घाघरा उठा कर करके सारे गांव वालों को मानो सूचना दे रही है, बता रही है कि बस फला फला व्यक्ति, फला फला पाहुन, हमारे अतिथि आज गांव पर पदार्पण कर रहे हैं, उनका आगमन बस होने ही वाला है। कुछ इसी रूप को साकार करते हुए कवि ने उस धूल भरी आंधी को देखा। जब बादलों के आगमन से पूर्व और बादलों के आसमान पर छाने से क्या होता है कि आंधी चली, एक तीव्र आंधी का प्रवाह होता है और आंधी चलने के साथ ही धूल का गुबार उठता है और ऐसा लगता है कि कोई घाघरा उठा कर करके, अर्थात घाघरा जो पहना जाता है स्कर्ट नुमा, मैंने आपको बताया एक अधू वस्त्र है और वह भी परिधान एक नारी के लिए समुचित परिधान तत्कालीन परिवेश में हुआ करता था। और इसको उठा करके चलने की जो बात हुई है वह इसलिए है, आप समझ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कि घाघरा काफी लंबा होता है, जो कि अगर तेज भागने की कोशिश की जाए तो पांव के नीचे दबने की संभावना है और ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित आप चोटिल हो सकते हैं, गिर पड़ेंगे, आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए थोड़ा उठा करके ही उसको चलने का प्रयास किया जाता है और तभी अपने अभीष्ट लक्ष्य को या अभीष्ट गंतव्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, जैसे पाहुन के आने पर कोई गांव की चंचल युवती एक तरह से उसके प्रथम दर्शन के उपरांत गांव वालों को यह बताने के लिए अपने घाघरा उठा कर करके चल पड़ती है कि आज फला फला व्यक्ति, फला फला पाहुन का आगमन हमारे घर पर हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है। गांव वालों के बीच एक उत्साह का संचार करती है। बस वैसा ही रूप आज प्रकृति के परिवेश में बादलों के आगमन पर धूल का गुबार पूरी प्रकृति में ये एक सूचना देता है, ऐसा कि बस बादल अब बरसने वाले हैं, बादलों का आगमन हो चुका है, अब ये बहुत तेज वृष्टि का संचार करेंगे, बारिश होगी और एक खुशहाली का माहौल पुनः से हमारे सबके बीच, प्रकृति के बीच यहाँ पर उपस्थित होगा। ये सूचना एक तरह से आंधी के रूप में, धूल के रूप में, धूल का गुबार उठती हुई उठाती हुई जो आंधी चलती है उसका एक चित्रांकन कवि के द्वारा यहाँ पर किया गया। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। अब देखिए नदी का एक स्वरूप देखिए, नदी भी एक प्रतीक है। नदी ग्राम वधु का प्रतीक है एक तरह से। गांव की वधुएं, गांव की बहुएं जो एक मर्यादा में रहती हैं, और मर्यादा तो वास्तव में प्रत्येक स्त्री का एक आभूषण है। और लज्जा भी कहा जाता है कि स्त्रीणाम भूषणम लज्जा, स्त्री का आभूषण ही है लज्जा। और लज्जित स्वभाव वाकई में उनके जो एक अंतर्निहित योग्यता है उसमें, उसकी चारुता में वृद्धि करता है, उनमें निश्चित रूप से एक विशिष्ट योग्यता का उपादान करता है। तो देखिए बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। बाकी चितवन क्या होती है? वक्र दृष्टि, तिरछी निगाह से देखना, बाकी चितवन उसको कहा जाता है। अब देखिए किसी भी परपुरुष को सीधे सीधे अपनी आंखों से आंख मिला करके देखने का प्रयास एक तरह से मर्यादा का अवहेलना है, इस तरह से देखा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ भी वही स्वरूप साकार करते हुए कवि ने बताया कि नदी जो गांव वधु का प्रतीक है वह बादल को कैसे निहारने का प्रयास कर रही है। जैसे गांव में जब कोई ग्रामीण अतिथि पाहुन के रूप में यहाँ जैसे बादलों का आगमन हुआ है, जैसे गांव के बीच में जब कोई बहुत दिनों के बाद पाहुन पहुंचता है तो गांव की वधुएं, गांव की जो सम्मानित नारी वर्ग होता है वह बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही मर्यादा के साथ किंतु वक्र दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। बस उसी भाव को कवि ने यहाँ सज्जित किया और पिरोते हुए कहा कि बाकी चितवन उठा। वक्र दृष्टि से कैसे? वक्र दृष्टि के साथ, तिरछी निगाह के साथ सामने देखने की प्रवृत्ति, मैंने आपको बताया यह एक तरह से लज्जा के खिलाफ है।
मर्यादा के खिलाफ है। तो लज्जा होना बहुत स्वाभाविक है और लज्जित स्वभाव के साथ वो तिरछी निगाह से देखते हुए उसको जानने का, उसको पहचानने का एक उत्साह भरी निगाह से उसको देखती हैं। इस तरह से स्वभाव के साथ नदी ठिठकी। नदी क्या हो गई? ठिठकी नदी। नदी क्यों ठिठक गई? ठिठकना अर्थात अपनी जगह एक तरफ से रुक जाना, थम सा जाना। बहुत दिनों के बाद जब बादलों का आगमन हुआ तो नदी एक तरफ से ठिठक सी गई, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु इससे पूर्व में हुई है। ग्रीष्म ऋतु में जो नदी का स्वरूप है वह काफी सीमित हो चुका है, पानी काफी सूख चुका है और नदी में जो पानी है वह प्रवाह विहीन है। ऐसा लगता है कि बस वो ठिठक सा गया है, रुक सा गया है, थम सा गया है। लेकिन ठिठकी हुई वह नदी आज बादलों के आगमन पर काफी उत्साहित है और वक्र दृष्टि से देखते हुए काफी खुश होते हुए वह भी ये एक आशा के साथ कि बस अब बादल बरसेंगे और निश्चित रूप से एक भरा पूरा प्रवाह मेरे अंदर होगा, नदी अपने वास्तविक रूप को पुनः प्राप्त करेगी। इस भाव के साथ वह बादलों की ओर निहार रही है, देख रही है और साथ ही घूंघट सर के जितने भी गांव की महिलाएं हैं वह सभी बादलों के उस स्वरूप को देखने के लिए, क्योंकि गांव में वाकई में एक आदर्श नारी का रूप होता है जो घूंघट में पर्दा प्रथा वहां पर हुआ करती थी, घूंघट में वह रहा करती थी, पर्दे में रहा करती थी। लेकिन आज बादलों के उस सजे सजे धजे हुए रूप को देखने के लिए वह अब जब ऊपर की ओर देखने लगी तो वह उनके घूंघट भी पीछे की ओर हट गए। तो घूंघट सर के सारी महिलाएं के अंदर एक उत्साह है, वह भी बादलों के सुंदरतम रूप को देखने के लिए उत्साहित हैं। इस प्रकार से मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघों का यह सज्जित रूप देखने के लिए सारे आबाल वृद्ध, गांव की प्रत्येक युवती, वहां की कोई भी महिला, हर कोई आबाल वृद्ध, सब कोई बादलों के सजे धजे हुए रूप को देखने के लिए उत्साहित हैं। इस भाव को कवि ने इस पंक्तियों में पिरोया है। प्यारे विद्यार्थियों, संबंधित प्रश्नोत्तर स्वयं आप इसे समझते हुए हल करें और इस भाव को अपने अंदर हृदयस्थ करते हुए इसे समझने का भरपूर प्रयास करें। पुनः अग्रिम पंक्तियों के साथ अग्रिम वीडियो को लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।